नमस्कार दोस्तों, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू थैंक्स एज यूजुअल दैट यू आर गिविंग द पॉजिटिव रिस्पांस टू माय वीडियोस। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट। अगर डिसलाइक कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको कोई कंटेंट में कुछ कमी महसूस होती है तो आप इसको डिसलाइक कीजिए और इसके बारे में मेरे को कमेंट दे के इसके बारे में मुझे बताइए। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, हमारे घर से कनेक्टेड है, क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं अपना घर परचेज़ करूं। वो अपनी प्राइमरी प्रॉपर्टी ले रहा है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, या कोई एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है जिससे उसको और उसके परिवार को कोई इन फ्यूचर में रेंटल इनकम जनरेट हो सके, कोई कमाई का सोर्स बन सके। हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक्त ज़्यादातर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो निगलिजेंस में भी करते हैं और वो कभी कभी कि दूसरों के बहकावे में आके या किसी की आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास होने वजह कोई डीलर है या कोई ब्रोकर है, कोई बिल्डर है, तो वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करता, तो उस वजह से भी आप खता खाते हो। मतलब मेरे सारे टॉपिक, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आपको अवेयरनेस लाने के लिए हैं, आपके एक माइंड सेट को हमेशा अलर्ट के ऊपर रहने के लिए हैं कि आप कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी डील करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके की डील करने जा रहे हैं, उसमें आपकी सेफ्टी रहे, आपकी सिक्योरिटी रहे। आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में सिर्फ अवेयर करता हूँ। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रोकना मेरा काम है, मेरा काम आपके वक्त को बचाना है। आप मुझे भी किसी मामले में अप्रोच करोगे, अगर वो काम डूएबल नहीं है, वो होने योग्य काम नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रेट वे मना करूँगा। उससे आपको मेरी बात का बुरा लग सकता है, लेकिन वो आपके भले के लिए होगी, क्योंकि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमें इस लाइन का। अब आते हैं ब्रदर आज के मुद्दे के ऊपर कि हर इंसान जब प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जाता है, वो बेशक सेकेंडरी मार्केट की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हो या वो बिल्डर से प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहा हो, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्टी लेते वक्त, प्रॉपर्टी लेने के बाद सुकून महसूस करें, कोई भी आपको लीगल या टेक्निकल इश्यूज ना आए। जो जितनी भी मेरे पास में फ़ोन कॉल्स आती हैं, जो उनमें से 50% लोगों के साथ में मुद्दे रेज होते हैं, जो कि वो प्रॉपर्टी लेते वक्त पहले ही उससे ओवरकम हो सकते थे, उनको अवॉइड कर सकते थे, उनके बारे में स्क्रूटनाइज कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं की। और उसके बाद में इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद में, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ 50 लाख करोड़ की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है। तो आप इतना पैसा जब लगाते हो तो आपको अगर कोई सी भी टेक्निकल वजह से, कोई भी लीगल एस्पेक्ट जो आपने छोड़ दिया हो, उसकी वजह से अगर आपका नुकसान होता है, कल को आपकी प्रॉपर्टी चैलेंज हो जाती है या कोई स्टे लग जाता है, तो आप ये सोचिए जिसका पैसा लगा होगा उसके ऊपर क्या बीतेगी। दूसरों के लिए, बेशक उसमें से मैं हूँ, दूसरों के लिए वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन जिसका पैसा चला गया उसके लिए ये मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। वो कहाँ पे सफ़र कर रहा है, क्या उसके दिमाग की हालत है, क्या उसके परिवार की मेंटल हालत है, ये उन लोगों को ही पता चलता है। तो इसलिए आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जा रहा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है। आई मीन टू से दैट दिस इज़ मैंडेटरी वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टी, आइदर इट्स रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। ठीक है ब्रदर। अब आते हैं वन बाय वन, कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा आपको, आप उसके बारे में नोट करते जाइए बेशक। नंबर 1 पॉइंट, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए जाते हैं ब्रदर, आप प्रॉपर्टी को फिज़िकल वेरीफाई करने से पहले अपने ब्रोकर से, अपने डीलर से या डायरेक्ट सेलर से आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं, आप
उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में वर्बली पूछिए। इससे होगा क्या, इससे आपका वक्त बचेगा। आप प्रॉपर्टी देखने गए, बदर वीडियो मैं पहले बता रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो छोड़ के जानी हो वो अभी चले जाओ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इस बार, क्योंकि प्रॉपर्टी मैटर मैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ना आप समझ पाओगे ना मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अगर आपने वीडियो को देखना है तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि मेरा कहने के लिए जो मेरा मोटो है वो भी आप पूरा हो और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी पास ऑन हो, ताकि आप आगे से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो आपको उन मुद्दों के बारे में पहले ही दिमाग में पता हो। ठीक है, अब आते हैं ब्रदर कि आप कहोगे कि भाई प्रॉपर्टी को हम देखे बगैर ही उसको मना कैसे कर दें। आप पहले प्रॉपर्टी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि लोग उल्टा चलवाते हैं। उल्टा चलवाने का मतलब आप समझ लीजिए कि दाना डाला जा रहा है आपको। कबूतर को हम जाल नहीं दिखाते कभी भी, उसको पहले दाना डालते हैं कि तू फंस, जाल में फिर फंसता है उसके बाद में वो। तो प्रॉपर्टी को पहले दिखाया जाता है आपको, उसके प्लस पॉइंट दुनिया भर के दिखाए जाते हैं, जबकि आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको कल मालिक साबित करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। प्रॉपर्टी, नो डाउट प्रॉपर्टी देखनी है, जिसमें रहना वो देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको मालिक ये कह देता, ब्रोकर कह देता कि भाई इसकी जो 1 बाय 1 सुनते जाना ब्रदर, इसकी जो प्रॉपर्टी में मेरे पास में इसकी जीपीए है, मेरी जीपीए रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं आपके नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा सकता हूँ, तो आप पहले उसके बारे में जान लीजिए कि आप वहाँ पे करवा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या सिस्टम है। अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ खाली, उसके बाद में इनके सोल्यूशंस बताऊँगा, प्रोसेस बताऊँगा आपको। वो कहता भाई साहब मेरे पास में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कैपिटल में, हमारे दिल्ली में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे रजिस्ट्री खुली हुई नहीं है, वहाँ पे नोटराइज्ड जीपीए के ऊपर सेल परचेज प्रॉपर्टीज़ की होती है। ब्रदर नोटरी के डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने में आप ये समझ लीजिए, आपने सनी शर्मा से प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपके और मेरे बीच की बात है, उसको कानूनी तौर के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप फाइट कर सकते हो, आपका लक है आपके पास, आपके डॉक्यूमेंट में कितनी सपोर्ट है, लेकिन आप मलकियत, प्रॉपर मलकियत आप उसके ऊपर साबित नहीं कर पाओगे। नोटरी के डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी मैटर्स में कोई वैल्यू नहीं है। नोटरी के डॉक्यूमेंट और सब नोटराइज्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मुद्दों में वो एप्लीकेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है नोटरी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त आपको नोटरी के डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप प्रॉपर्टी के बारे में मालिक से टेलीफोनिकली ये चीज़ पूछ लीजिए। आप एक बार प्रॉपर्टी को देख भी सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप कहीं दूर से, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी को देखने की बजाय पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता कीजिए। उसके बाद आता है ये प्रॉपर्टी, जो मालिक इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, वो उसकी सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी है ये, या उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि पिताजी से या दादाजी से प्रॉपर्टी मिली है। अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल्फ परचेज है तो आप अपने डीलर को बोलिए कि मुझे उसकी चेन दे दे। आपका कुछ एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्च होगा जो आप सर्विसेज हायर करोगे किसी एडवोकेट की, आप उस प्रॉपर्टी पेपर्स की पूरी कंप्लीट चेन लीजिए। चेन लेने के बाद में आप टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलवाइए, उसकी लीगल चेक करवाइए, वैल्यूएशन आपने चेक करवानी हो करवाइए कि ये प्रॉपर्टी कितने की है। अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो वहाँ पे लोकल डीलर से, किसी थर्ड पर्सन से, या साथ में जो लोग रहते हैं इधर उधर गली मोहल्ले में, वहाँ से भी पता कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी सेल्फ परचेज की होगी तो सेल्फ परचेज में आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है। आपने लीगल चेक करनी है, भैया राम आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, राम ने प्रॉपर्टी श्याम से खरीदी थी, जो श्याम एक्चुअल में खुद ओरिजिनल ओनर था या नहीं था। कहीं श्याम के डॉक्यूमेंट्स में 420 हुई तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। नो डाउट आप श्याम को कोर्ट में घसीट सकते हैं,
पर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। वो प्रॉपर्टी के ऊपर जिसके ओरिजिनली हक होगा, शाम ने जिसके साथ हैंकी पैंकी करके या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको प्रॉपर्टी सेल की है, वो जो ओरिजिनल ओनर्स होगा वो प्रॉपर्टी को चैलेंज करके प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। बात बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। आपने क्या चेक किया कि मैं प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूँ, उस एक्स बंदे से परचेज करने जा रहा हूँ, एक्स बंदे के पास में उसकी रजिस्ट्री है बस, और मेरे नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा देगा, दैट्स इट। अगर खेल होना होगा आपके साथ में तो तब भी हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स बंदा है, आप ये समझ लीजिए कि उस एक्स बंदे ने कौन से डॉक्यूमेंट लगा के अपने नाम के ऊपर वो सेल डीड करवाई है। ये पॉइंट। नंबर 2, उसने किससे परचेज की थी। आपको पूरे 13 साल का रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा, या 3 चेन तो कम से कम निकलवाइए। प्रॉपर्टी स्टार्ट कब हुई थी, आपके पास पहुंचने से पहले किसके नाम के ऊपर है, उसकी कंप्लीट चेन आप अपने लीगल में चेक करवाइए। छोटे मोटे खर्चे जो लीगल चेक करते हैं, जो वैल्यूअर्स हैं, वो उनकी जो फीस होती है वो नॉर्मल फीस होती है, वो आप पे कीजिए। अगर आप वाकई प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप ये चेक करवाइए, ठीक है। उसके बाद में ब्रदर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करवा लिए। अगर वो प्रॉपर्टी, ये तो हो गया कि उस बंदे ने सेल्फ परचेज की थी प्रॉपर्टी, ये मैंने उसके बारे में बताया। अभी मैं बता रहा हूँ कि किसी को बाप दादा से प्रॉपर्टी मिली हो, वो प्रॉपर्टी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप उस पहले तो आप कंप्लीट चेन प्रॉपर्टी की लीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी आप करंट सेल डीड के बेसिस के ऊपर परचेज मत कीजिए। आप उसकी कंप्लीट चेन, वो प्रॉपर्टी पैदा होने से आप तक कैसे पहुंच रही है, वो कंप्लीट चेन लीजिए। हर समझदार प्रॉपर्टी ओनर अपने पास में कंप्लीट चेन रखता है। जब वो प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहा हो तो एक आध डॉक्यूमेंट उसका कहीं मिसप्लेस भी हो गया हो तो वो भी वो अरेंज करके रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो नया बायर है वो मेरे से इस चीज़ की डिमांड करेगा। अब आते हैं जिसने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको बाप दादा से मिली हो। ब्रदर मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी को ने एक प्रॉपर्टी खुद परचेज की। मैं उस प्रॉपर्टी में, ब्रदर बहुत गहरे से सुनना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको सुनना, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है अपना वक्त मत खराब करना। इस वीडियो को देख के कोई दूसरी इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखो आप, ठीक। अब मेरे दादाजी ने एक प्रॉपर्टी सेल्फ परचेज की। वो एक 200 गज का प्लॉट था। मेरे दादाजी के आगे 2 भाई थे, 2 बेटे थे उनके, और 2 बहनें, 2 में मतलब उनकी लड़कियां थी, और 2 भाई थे। मेरे दादाजी के 4 बच्चे थे। और प्लॉट कितने गज का था उन्होंने परचेज किया, 200 गज का प्लॉट खाली। मैं फॉर एग्जांपल करके आपको एक एक पॉइंट बड़े आराम से प्यार से क्लियर हो जाए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। अगर मैं अपनी एनर्जी लगा के आपको बता रहा हूँ तो आप भी पूरी सावधानी, स्मार्टनेस के साथ इसको समझने की कोशिश करना। अब मेरे दादाजी ने 200 गज का प्लॉट परचेज किया। 4 उनके बच्चे थे, 2 भाई 2 बहनें। सपोज़ करते हैं बहनों ने अपनी जो राइट्स हैं वो राइट्स अपने भाइयों को पास ऑन कर दिया कि भाई हमारे राइट्स जो हैं मेरे दोनों भाइयों को दे दिए जाएं। अब एक चाचा जी हो गए, एक ताया जी हो गए, बहनें पिक्चर में से आउट हो गई। बहनें भी क्लैश कर सकती हैं, बहनें भी अपना राइट मांग सकती हैं। अगर वो डिमांड करती हैं तो आपको देना पड़ेगा। मैं सपोज करो चाचा जी का लड़का हूँ, उसमें से एक मेरे पिताजी के बड़े भाई और मेरी 2 बुआ, मैं उनमें से सबसे छोटे भाई का बेटा हूँ। फॉर एग्जाम्पल करके मेरे पिताजी जो 2 मेरी बुआ हो गई और एक मेरे ताया जी हो गए, और मैं छोटे भाई का बेटा हूँ, मैं चाचा जी का बेटा हूँ एक तरह से। उनके बच्चों के जो चाचा जी, मेरे ताया जी के बच्चों के। अब वो 200 गज के प्लॉट को बहनों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। वो आ जाते हैं 2 भाइयों के 50-50 हकदार हो गए। तब तक ये प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड थी। हमारी जनरेशन तक ये प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड रही, यानी कि मेरे
ताया जी और मेरे पिताजी दोनों भाई इकट्ठे रहते रहे और वो अनडिवाइडेड रही प्रॉपर्टी। अब मेरे ताया जी के सपोज करो 2 बच्चे थे, वो इंग्लैंड सेटल हो गए या कहीं और सेटल हो गए। ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया सारी जनरेशन उसी घर में रहती रहेगी, आजकल जनरेशन अलग हो जाती है, इसलिए मैं वो एग्जांपल आपको उसी तरीके से ले रहा हूँ। वो उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे हैं, वो अलग चले गए कहीं पे, कहीं सेटल हो गए, या मेरा और उनका रिश्ता ख़राब हो गया, वो रहना नहीं चाहते, वो अलग बाहर चले गए। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे चाचा जी की मेरे ताया जी की हो गई डेथ, बच्चे उनके बाहर सेटल हो गए। अब क्या होगा कि मैं उस प्रॉपर्टी में अकेला रहता हूँ, दुनिया को भी पता है कि भाई सन्नी शर्मा इस प्रॉपर्टी में रहता है। अब मैं वो पेपर्स में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ एनओसीज लगा के या आरडी लगा के, रेल इनक्वेस्टमेंट डीड का इस्तेमाल करते हुए, या अपने ताया जी के बच्चों की तरफ से गिफ्ट डीड का अरेंजमेंट करते हुए, कोई भी फैब्रिकेशन करके वो प्रॉपर्टी की 200 गज की ही रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर करवा लेता हूँ। वो इजीली चैलेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि चैलेंज करेंगे तो जो मेरे ताया जी के बच्चे थे वही चैलेंज करेंगे, वो है नहीं यहाँ पे, या मेरा उनके साथ बनती नहीं है, वो बाहर रहते हैं। तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर रजिस्ट्री करवा के मैं आगे रामलाल को सेल कर देता हूँ किसी को। तो ब्रदर वो बंदा बगैर नजायज फंस जाएगा। अगर मेरे ताया जी के बच्चों ने आके केस कर दिया तो मुझसे पैसा लेने के लिए, जो मेरा जिसको मैंने प्रॉपर्टी बेची होगी वो मुझे कोर्ट में घसीटेगा मुझसे पैसा रिकवरी करने के लिए। 420 का केस मेरे ऊपर अलग से पड़ेगा, पैसा मुझे उसको वापस देना पड़ेगा। चाचा जी के बच्चे मेरे ऊपर केस करेंगे और ताया जी के बच्चे मेरे ऊपर केस करेंगे, और ताया जी के बच्चों को वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी, मुझे उस पार्टी को पैसा वापस करना पड़ेगा। ये कानूनी नॉर्म है, ये कानूनी रोल है, एक मतलब ये रूल है। मेरे को लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो आप इनहेरिटेंस राइट में आप सब भाई बहनों की, जिसमें जिसके पास में उस प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस राइट ट्रांसफ़र हुए थे, अगर उनकी रजिस्टर्ड एनओसी नहीं लगी हुई है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ब्रदर कुछ आवाज़ें आ रही होगी, आज संडे है तो मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ में, कि आप उस प्रॉपर्टी को अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो जो मेरी 2 बहनें थी, 2 मेरी बुआ थी और मेरे ताया जी थे, उनके जो अगर बालिग बच्चे हैं या तो अगर वो जिंदा हैं खुद तो आप उनसे एनओसी लीजिए। अगर उनके बच्चे बालिग हैं तो आप उनसे, मेरे ताया जी के बच्चे मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी के भाई साहब यानी कि मेरे ताया जी के बच्चे, उनसे आप एनओसी लो। आपने न्यू बायर ने लेनी है। अगर लगी हुई है रजिस्टर्ड एनओसीज तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रजिस्ट्री ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट लगा के कि मेरे नाम पे ये विल करके गए थे प्लेन पेपर के ऊपर, वो किसी तरीके से जुगाड़ करके रजिस्ट्री अपने नाम के ऊपर करवाई है, तो वो कल को चैलेंज हो जाएगी। ये इतना टेक्निकल मुद्दा है, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को 2-4 बार देखना पड़ेगा। कोई बहुत ही ज़्यादा आप इसी फील्ड से तो आप आराम से समझ जाओगे। अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो आप इसको बार बार देखिएगा। आगे नेक्स्ट आता हूं मैं। आपने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी है अपने नाम के ऊपर, तो आप कभी भी सपोज करो मेरा सेलर, मैं अपने ऊपर एग्जांपल्स लेके आपको समझा रहा हूं, मैं हूं, मैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जा रहा हूं, मुझे किस सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां लेनी चाहिए। सपोज करो मेरे सेलर के पास में रजिस्ट्री है, पक्की सेल डीड है, मैं स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में कहूं यार तू मेरे नाम के ऊपर जीपीए कर दे, कब्जा दे दे और जीपीए कर दे, मैं जीपीए रजिस्टर्ड भी करवा लूं, ब्रदर फिर भी आप समझ लो कहीं ना कहीं खता खा सकते हैं। आप जहां पे अपने प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, तो आप उसकी जीपीए ना करवाते हुए गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके अपने नाम के ऊपर पक्की सेल डीड ही करवाइए। आप और आपकी आने वाली जनरेशन
सेफ हो जाएंगी। ये समझ लीजिए आप मेरी बात को। लोग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, 2-2.5 लाख 5-4 लाख रुपया जो स्टैम्प पेपर के ऊपर खर्च करता है वहां पे वो घिसाई करेंगे, कल को उनकी औलाद फिर उस चीज को भुगतती है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर आप जब, यानी कि आपने जीपीए नहीं, प्रॉपर सेल डीड करवानी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपने जब पेपर अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर करवाने हैं तो उससे पहले आप नो इनकम्ब्रेंसेस सर्टिफिकेट, ये आप लोकल अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं ब्रदर। इसके लिए फॉर्म, अगर वहाँ पे आपके उसके ऊपर कोई भी वो भार मुक्त प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी ड्यूज़ नहीं है, तो अथॉरिटी आपको फॉर्म 15 इशू कर देगी विद निल। और अगर उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी का बकाया है या किसी भी बैंक का चार्ज है या कुछ भी इश्यूज़ हैं तो आपको फॉर्म 16 विद रीज़न के साथ में इशू कर दिया जाएगा। तो ये तो आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट आता हूँ, आप कीजिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ब्रदर, आपको इन फ्यूचर में सेफ रखेंगे। उसके बाद में आप प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र करवाते हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि उसके ऊपर यूटिलिटी बिल्स, यानी कि बिजली पानी के बिल्स, उसके ऊपर बकाया तो नहीं है। ये मालिक की ड्यूटी बनती है जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कि भाई वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी पेंडिंग बिल्स है उनको वो क्लियर करके आपको दे। जब आप ट्रांसफ़र करवाने जाओ, आप वक्त रजिस्ट्रार से तब ही लो जब वो प्रॉपर्टी के ऊपर जितने बिल्स हैं वो पेमेंट कर चुका हो, उसकी रिसीप्ट्स साथ में ऐड हो। उसके बाद में आपने ये चेक करना है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड से पहले ही प्रॉपर्टी लेते वक्त ही आपने ये चीज़ चेक करनी है कि भाई ये प्रॉपर्टी सन्नी शर्मा जिससे भी परचेज़ करने जा रहा है, मेरा ए सेलर है, वो ए सेलर के नाम के ऊपर गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टी उसी के नाम के ऊपर स्टैंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका कारपोरेशन है वहाँ पे जहाँ पे आप हाउस टैक्स पे करते हो, म्यूनसिपल कारपोरेशन, वो दिल्ली का एमसीडी हो गया या पंजाब का गुड़गांव का उधर का हो गया, हरियाणा का हो गया, यानी कि तो वो वहाँ पे आप लोकल अथॉरिटी में पता कीजिए कि ये हाउस टैक्स जो है किसके नाम से जा रहा है। ये नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज़ें आपने बिल्कुल पता करनी है ब्रदर। बिजली पानी हाउस टैक्स, 3 चीज़ें आपकी चाहिए अपडेट, नहीं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है। फिर आप ये चीज़ को चेक कीजिए कि इसके ऊपर किसी बैंक या एनबीएफसी का लीन तो नहीं है। इसमें आपको एक मोटा पॉइंट बताने जा रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। क्या कि अगर कई बार क्या होता है कि एक पार्टी बैंक से लोन ले लेती है, मैंने बैंक से सपोज करो 50 लाख रुपए का अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लिया, मैंने बैंक को अपनी तरफ से 2 साल बाद 4 साल बाद या प्रॉपर्टी बेचते वक्त मैंने रकम पे करती 50 लाख रुपया उनको, या 40 लाख 45 लाख कुछ भी पे कर दिया। बैंक ने वो पेमेंट रिसीव कर ली, आप उसकी रिसीट, सेलर उसकी रिसीप्ट बायर को दिखा देता, देख भाई लोन तो मैंने पे कर दिया हुआ है, इसकी एनओसी आ जाएगी। जब तक एनओसी नहीं आती प्रॉपर्टी पेपर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप बैंक में फ़ोन करके ये चीज़ पता कर लीजिए कि भैया इसने टोटल फोरक्लोजर लेटर में जितनी भी रकम आई थी, ये इसने सपोज करो फोरक्लोजर लेटर 21 फरवरी को निकला है, उन्होंने 28 फरवरी तक का टाइम दिया है उसमें, तो ये फोरक्लोजर लेटर निकलने के, अगर आपको वो फोरक्लोजर लेटर दिखाता, देख भाई मेरे तरफ 40 लाख रुपया बैंक का निकलता था, ये देख मैंने 40 लाख रुपया पे कर दिया, एनओसी आने वाली ही है, तो मेरे साथ पेमेंट दे के डन कर सौदा, मत कीजिए। पहले आप ये चेक कीजिए कि जिस टाइम में फोरक्लोजर लेटर निकला था, सपोज करो 21 फरवरी को निकला, उसकी वैलिडिटी 15 दिन होती है ज़्यादातर, या महीना, कोई बैंक महीना कर देगा, कोई 15 दिन कर देगा। वो जो उसने पेमेंट की है बैंक को,
वो क्या उसी टाइम के दौरान की है जो फोरक्लोजर लेटर के ऊपर मेंशन था। फोरक्लोजर लेटर तो निकल गया फरवरी के अंदर और पेमेंट की मैंने अप्रैल में या मार्च में, तो वो फोरक्लोजर लेटर के ऊपर जो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रही है वो वाइड हो गई, वो अमाउंट एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट मंथ की ईएमआई या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी होगी वो भी एप्लीकेबल होगी। तो आप ये चीज़ बैंक से जाके पता करिए। आप प्रॉपर्टी को तब तक परचेज मत कीजिए, 1 रुपया भी टोकन मत दीजिए अगर वो टोकन आपको ये कहा जाता है कि वो रिफंडेबल है। इन केस यू आर नॉट गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टी, द टोकन विल बी रिफंडेबल, दैट इज द यूजुअल नॉर्म। टोकन इज ऑलवेज रिफंडेबल, ओनली द अमाउंट विच इज नॉट रिफंडेबल दैट इज मेंशन्ड ऑन द एटीएस। जब आप बयाना करते हो, एग्रीमेंट टू सेल करते हो, अगर कोई भी बैक करती है पार्टी तो वो बयाना फोरफीट हो जाता है। अगर सेलर है, अगर वो बैक करता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, तो उसने जो बयाना लिया है वो डबल पे करेगा। और अगर बायर बैक करता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता या करूंगा या नहीं करना चाहता, तो उसने जो बयाना किया है वो उसका फोरफीट हो गया, वो सेलर का पैसा सेलर का हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि वो बैंक से एनओसी पहले लीजिए आप। अगर आप ओपन मार्केट से प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आप तब तक कोई भी गुड फेथ में टोकन छोटी मोटी रकम दे सकते हैं, जो कि आपको बीच का ब्रोकर आपको कहता है कि भाई साहब अगर ये सेलर बैंक का पैसा देके इतने दिन के अंदर एनओसी नहीं देता तो मैं आपको आपका टोकन वापस कर दूंगा। उस बेस के ऊपर आप दीजिए। ये हो गया ब्रदर। उसके बाद में आप प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी लेने से पहले तो जो प्रॉपर्टी की हालत है आप ये चीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल बिल्डर जो नई कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। आप किसी भी ऐसे अपने कोई नोन को लेके आइए जिसको कंस्ट्रक्शन की पूरी मालूमियत हो, वो आपको बता देगा कि इसमें जो सैनिटेशन का वर्क है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हुआ है, जो इसमें मार्बल लगा हुआ है, जो वुड वर्क हुआ है, ये क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है या इसके ऊपर आपका पैसा लगेगा। जो दीमक है, दीमक मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूं जो आपको वीडियोस में, दूसरी वीडियोस में नहीं मिलेंगी। जहां पे आप सब्र का घूंट पीते हो, मैं चाहता हूं कि आप सब्र का घूंट मत पियो। आपको पहले से या तो आइदर यू शुड बी प्रिपेयर दैट व्हाट द एक्सपेंसेस विल बी देयर, और या आप लेकिन आपको या तो आप पता हो कि भाई मेरे चीज़ में ये दिक्कत है, इसके ऊपर मैं पैसे लगा के इसको ठीक कर लूँगा। आप निगलिजेंस में नहीं होना चाहिए, आपको अवेयरनेस ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी को पूरा ठोक बजा के ऊपर नीचे से हर तरीके से आप चेक कर लो। छतें देखो, आप कई छतों में आपको बड़े आराम से पता चलेगा कि लीकेज कैसे होती है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो बता देते हैं। अगर सूखी धूप चल रही है, गर्मी में जून का महीना है, तो भी वो इंसान बता देगा। अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट आएगा कि यहां से ये दीवार लीक करती है, या इस वुड में जो टर्माइट लगा हुआ, दीमक लगा हुआ है इसमें, या जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं वो बेकार हैं, या अंदर जो वायरिंग है वो सड़ने वाली है, वो सब चीज़ें बता देंगे आपको। मतलब जब पैसा लगाते हो तो इन चीज़ों के बारे में जानना आपका हक बनता है। उसके बाद में आप नेबरर कौन कौन से हैं, नेबरर्स के बारे में आप रिसर्च कीजिए। कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं है जो कि आपके साथ में या जो घर में रहते हैं उनका कोई भी वॉल को लेके या किसी और पानी की लीकेज को लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहता हो। आप कम से कम जो घर आप परचेज करने जा रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट और एक सामने वाला घर, इनसे आप जरूर मिलिए। लोग कभी भी ब्रोकर हो, डीलर हो, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, किसी को बुरा नहीं कह रहा, बहुत रिस्पॉन्सिबल जो कैटेगरी है इसमें क्वालिटी पर्सन्स भी बहुत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को अवॉइड करवाया जाता है। भाई साहब सामने वाले से क्या मिलना, लेफ़्ट वाले से क्या मिलना, राइट वाले से क्या मिलना, या बैक में अगर कोई घर है तो उसको भी आप मिलिए एक बार। ये 4 लोगों को आपका मिलना इंतहाई ज़रूरी है। किसी वीडियो में ये आपको नहीं बताया जाएगा। जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने जा रहे हैं उसके सामने वाला घर, लेफ्ट वाला घर, राइट वाला घर और बैक में कोई घर लगता है, इन 4 लोगों को आपने मिलना ही मिलना है। कोई भी आपको मना करे या ना करे,
क्योंकि वो आपको कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, और नहीं तो आपको एक नेचर पता चलेगी कि जहां मैं परमानेंट रहने जा रहा हूं वहां पे आसपास कैसे लोग हैं। अब आते हैं नई प्रॉपर्टीज जो प्राइमरी मार्केट की बिल्डर्स की प्रॉपर्टी होती है। ब्रदर, बिल्डर की प्रॉपर्टीज में आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको दो चार बातें मैं आपको मोटी मोटी बताता हूं जो आपके बहुत काम आएंगी। उसकी अवेयरनेस नहीं होती है आप लोगों को। वो ये है कि अगर किसी बिल्डर की आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि जो एग्जिस्टिंग ओनर है, यानी कि जो पहले का ओनर है, उसके पास में क्या क्या हक हैं। नंबर 1, क्या कार पार्किंग उसकी सेल डीड में प्रॉपर मेंशन है, उसका एरिया स्पेसिफाई किया गया है या नहीं किया गया, ये चीज़ आप चेक कीजिए। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आप कार पार्किंग के बगैर ही प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आज की डेट में जो सोसाइटीज़ में लोग फ्लैट लेते हैं वो कॉस्टली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें कार पार्किंग अमूमन लोग प्रेफर करते ही करते हैं, बगैर कार पार्किंग के कोई भी लेता नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको रिजर्व कार पार्किंग मिल रही है या आपको ओपन कार पार्किंग मिल रही है। उसके बाद में आप ये देखिए कि आपका कंफर्ट है या नहीं है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। आपने ऑन डॉक्यूमेंट्स देखना है। मालिक आपको कह दे भाई साहब कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आप, भाई सोसाइटी में जो घर लेगा बड़ी सोसाइटी में, उसके पास में रिजर्व कार पार्किंग होना जरूरी है। नंबर 2, आप ओपन कार पार्किंग को एडिशनल कार के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। आपकी जो अपनी पर्सनल कार पार्किंग है, आप उसमें एक गाड़ी तो कम से कम आप उसमें खड़ी रखो, आपका कोई गेस्ट आए वो ओपन कार पार्किंग को यूज़ करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। इसको एक्सप्लेन करने में बहुत वक्त लग जाएगा, मतलब आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। बिल्डर के पास में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है आप गूगल के ऊपर सर्च मारोगे, पढ़ लेना। मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं कि ये जो बिल्डिंग है ये अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनी हुई है, अकॉर्डिंग टू सैंक्शन प्लान बनी हुई है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग जो कारपोरेशन है, अथॉरिटी है, वो डेमोलिश कर देती है, बेशक वो साल बाद कर दे या 20 साल बाद करे। जब कानून पास हो जाता है या जब ऑर्डर आ जाते हैं वो प्रॉपर्टी मिट्टी कर दी जाती है। आप ये देखिए कि ओसी उसके पास में है या नहीं है। आप ये देखिए कि वो जिस माले के ऊपर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, पहले वाले सारे पॉइंट उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। आप नीचे ऊपर आगे पीछे वालों से एक बार बात कीजिए। आप ये चीज़ देखिए कि हर सोसाइटी में एक रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी अमूमन लोगों ने बना रखी होती है, उससे एनओसी लेना भी आपका हक बनता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बड़ी सोसाइटी में या छोटी सोसाइटीज़ में ज़्यादातर रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटीज़ बनी होती हैं। उनके कुछ वर्किंग होती है, वो कुछ मेंटेनेंस या बहुत सारी चीज़ों का वो रख रखाव में ध्यान रखते हैं, तो उनसे भी एनओसी लेना ज़रूरी है। क्यों लेना ज़रूरी है? सपोज करो वहाँ पे 1000 फ्लैट्स हैं, वहाँ की जो वेलफेयर सोसाइटी है, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि वो हर घर से 200-500 रुपया या 1000 रुपया, हर सोसाइटी का अपना अपना एक सिस्टम है। जैसे हाई क्लास या लो क्लास या मिडिल क्लास, वैसे ही उनके चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। बहुत सारे ओनर्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे चार्जेस पे ही नहीं करते, सालों साल पे नहीं करते, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पे नहीं करते। तो सोसाइटी की एनओसी आप लो, अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाते वक्त उसके बाद में सोसाइटी आपसे वो चार्ज करेगी। वो लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, 50,000 हो या कुछ भी हो। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये बड़ी सोसाइटीज़, छोटी सोसाइटीज़, ये मैं जहाँ पे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे। ये ब्रदर कुछ मुद्दे हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। और भी कई पॉइंट्स हैं, आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। कई बार पेपर में एक बार 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर्टी की कभी जीपीए ना करवाएं, सेल डीड ही करवाएं। अगर मालिक के पास में जीपीए नोटराइज्ड है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आप मत खरीदें। जीपीए के ऊपर कभी, अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं
तो आप प्रॉपर्टी का बयाना लोन लेने से पहले, लोन सैंक्शन होने से पहले मत कीजिए। आपका पैसा फंस जाएगा, बयाना वापस नहीं होता, लोन आपका रिजेक्ट हो गया तो आपका बयाना मालिक वापस नहीं करेगा। इसलिए लोन को सैंक्शन पहले करवाइए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की पूरी कंप्लीट चेन प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में सबमिट करके अगर लोन सैंक्शन हो जाता है तो बयाना कीजिए। उससे पहले 10-20 हज़ार रुपये का टोकन कर सकते हो कि अगर मेरा भाई साहब लोन सैंक्शन नहीं होता है तो ये पैसे आप मुझे वापस कर देना, उसके लिए ही टोकन दिया जाता है। ठीक, अब आते हैं कि लोन्स, अगर आप प्रॉपर्टी को जीपीए के ऊपर परचेज करते हैं तो लोन नहीं होता है। वो बेशक लैप हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन हो, जीपीए के ऊपर नो बैंक, नो एनबीएफसी, दे आर नॉट कंसिडरिंग द केसेस, दोज आर हैविंग द टाइटल ऑफ जीपीए। आपको अगर लोन लेना है तो आपको सेल डीड ही चाहिए, ये आप समझ लीजिए। मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे थे जो मैंने आपको क्लियर किए हैं। इनहेरिटेंस राइट का हो गया, जो यूटिलिटी बिल्स के बारे में हो गया, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में हो गया, बिल्डर्स के पास लेनी है उसके बारे में मैंने बता दिया, कार पार्किंग हो गया, सोसाइटी की जो वेलफेयर सोसाइटी है उसकी अपना एनओसी आप लीजिए। ठीक है, जीपीए के ऊपर प्रॉपर्टी मत परचेज कीजिए। बाकी बदर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे मेरे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करोगे तो मैं, टॉपिक कोई दूसरा ही होगा लेकिन वो आपके पेंडिंग पॉइंट्स अगर कोई रह गए होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।